नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। महाराष्ट्र में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट FCU की स्थापना को अनिवार्य करने वाले प्रावधान को रद्द किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास को मंजूरी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सदस्य बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अर्नस्ट एंड यंग की एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद भारत में वर्क लाइफ बैलेंस पर चिंताएं पैदा हो गई हैं। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। महाराष्ट्र में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया। इसे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये पीएम मित्र पार्क योजना के तहत 7 पीएम मित्र पार्कों में से एक है। इसके अंतर्गत आने वाले 6 अन्य पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। इसी के साथ सबसे पहले पीएम मित्र पार्क योजना के बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। 2021 में वस्त्र मंत्रालय ने इसे अधिसूचित किया था। ये योजना प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F फॉर्मूले में शामिल हैं फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। पीएम मित्र का उद्देश्य वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत व्यापक स्तर पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है। इस योजना की अवधि 2021-22 से 2027-28 तक है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले स्पेशल पर्पस व्हीकल्स SPVs होंगे। पीएम मित्र पार्क हेतु स्थलों के लिए पात्रता और चयन संबंधी मानदंड ये होंगे कि निकटवर्ती क्षेत्र में कम से कम 1000 एकड़ उपलब्ध और बाधा रहित भूमि होनी चाहिए और साथ ही राज्य की अपनी वस्त्र और औद्योगिक नीति होनी चाहिए। साथ ही मित्र पार्क ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड भी हो सकते हैं। पीएम मित्र पार्क योजना से मिलने वाले लाभ क्या है, इसे भी समझते हैं। पहला लाभ, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी या प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। ये कताई, बुनाई, प्रसंस्करण या रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक ही स्थान पर एकीकृत मूल्य श्रृंखला स्थापित करेगा। दूसरा, रोजगार सृजन। प्रत्येक पार्क का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख और अप्रत्यक्ष रूप से 2 लाख रोजगार सृजित करना है। और तीसरा मुख्य लाभ है सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना। यह योजना सतत विकास लक्ष्य SDG 9 को प्राप्त करने में मदद करेगी। SDG 9 लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण, स्थायी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। खबर के आखिर में वस्त्र उद्योग के लिए की गई अन्य पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना समर्थ। ये वस्त्र क्षेत्र में कुशल कार्यबल की आवश्यकता से संबंधित है। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना ATUFS। ये पहल वस्त्र क्षेत्र के अलग अलग खंडों में मानकीकृत मशीनरी की खरीद के लिए इकाइयों को ऋण से जुड़ी पूंजी निवेश सब्सिडी CIS प्रदान करती है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया गया है। इनके अलावा वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना भी शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट FCU की स्थापना को अनिवार्य करने वाले प्रावधान को रद्द किया। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 3 में 2023 में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संशोधन के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में फैक्ट चेक यूनिट FCU की स्थापना को अनिवार्य करने वाला प्रावधान शामिल किया गया था। न्यायालय ने ये निर्णय कुणाल कामरा बनाम भारत संघ वाद के तहत दिया है। 2023 में सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन ने सरकार को FCU के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के कार्यों से संबंधित फेक न्यूज की पहचान करने का अधिकार दिया था।
इस तरह की फेक न्यूज को मध्यवर्ती द्वारा चिन्हित करके हटाया जाना था। यदि मध्यवर्ती ऐसा करने में विफल रहते थे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। साथ ही ये अपना सेफ हार्बर का अधिकार भी खो देते थे। इसके तहत उन्हें थर्ड पार्टी की सहमति के खिलाफ कानूनी रूप से सुरक्षा भी प्राप्त होती थी। वहीं 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में FCU की स्थापना करने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियों पर भी एक नजर डालते हैं। यह संशोधन असंवैधानिक है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के दायरे के अंतर्गत नहीं आते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेदों के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इनमें अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार शामिल है। ये संशोधन अस्पष्ट है और स्पष्ट रूप से फेक या भ्रामक न्यूज को परिभाषित नहीं करते हैं। साथ ही सत्य के अधिकार की अनुपस्थिति में सरकार केवल FCU द्वारा निर्धारित सटीक सूचना के साथ नागरिकों को सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इनके अलावा आनुपातिकता के परीक्षण के संदर्भ में भी ये संशोधन विफल रहे हैं। चलिए इसके साथ ही आनुपातिकता के परीक्षण को भी समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि किसी मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए उठाए गए कदम कुछ तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, जैसे कि वैधता। ये मूल्यांकन करता है कि क्या कानून वैध सरकारी उद्देश्य को पूरा करता है। उपयुक्तता का परीक्षण इस तथ्य की जांच करता है कि क्या कानून प्रभावी रूप से उस उद्देश्य को पूरा करता है। आवश्यकता इस तथ्य पर विचार करता है कि क्या कानून आवश्यक है या फिर कोई कम प्रतिबंधात्मक विकल्प उपलब्ध है। और आखिरी है संतुलन का परीक्षण, जो ये तय करता है कि किसी कानून से प्राप्त होने वाले लाभ और उससे प्रभावित अधिकारों के बीच संतुलन है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिट मिशन VOM के विकास को मंजूरी दी। भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य शुक्र यानी वीनस ग्रह की कक्षा में एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को भेजना है। यह यान शुक्र ग्रह की परिक्रमा करेगा। इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अंतरिक्ष विभाग को सौंपी गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO इस अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा। इसका प्रक्षेपण मार्च 2028 में निर्धारित है। इस मिशन के लिए आवंटित बजट की बात की जाए तो वीनस ऑर्बिटर मिशन का बजट 1236 करोड़ रुपए है। इसमें से 824 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र पृथ्वी का सबसे नजदीक पड़ोसी ग्रह है। समान आकार एवं आकृति के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। शुक्र का सघन वायुमंडल ऊष्मा को भीतर ही रोक कर रखता है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव अनियंत्रित हो जाता है, यानी रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस कारण यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र ग्रह हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के घने और विषाक्त बादलों से घिरा रहता है। इस ग्रह के वायुमंडल में फास्फीन गैस पाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फास्फीन गैस सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी का संभावित संकेतक है। यूरेनस की तरह शुक्र ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM के महत्व को समझते हैं। यह मिशन शुक्र ग्रह की सतह और उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और साथ ही इसके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करेगा। इस मिशन से शुक्र और पृथ्वी दोनों सिस्टर प्लैनेट्स यानी जुड़वा ग्रह के विकास क्रम को समझने में भी मदद मिलेगी। ये बड़े पेलोड ले जाने में सक्षम भविष्य के ग्रहीय मिशनों के प्रक्षेपण तथा ग्रहों की कक्षाओं में प्रवेश करने के सबसे बेहतर तरीकों को जानने में मदद करेगा और साथ ही इससे रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा भी मिलेगा। शुक्र ग्रह के लिए अब तक कई मिशन भेजे गए हैं। पिछले मिशनों की बात करें तो 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैरिनर 2 शुक्र ग्रह पर भेजा था। यह शुक्र पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था। इस मिशन द्वारा की गई खोज में शुक्र ग्रह पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिला। इसके बाद 1970 में सोवियत संघ ने वेनेरा 7 भेजा।
ये किसी अन्य ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था। वहीं 1990 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैगेलन मिशन लॉन्च किया। इस अंतरिक्ष यान ने शुक्र ग्रह की सतह की पहली नियर ग्लोबल रडार मैपिंग की थी। फिर 2015 में जापान का अकात्सुकी मिशन भेजा गया। इसने शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन किया था। वहीं भविष्य में लॉन्च होने वाले मिशन की बात करें तो सबसे पहले आता है नासा का डा विंची वीनस फ्लाईबाई और प्रोब, जिसे 2029 में लॉन्च किया जाएगा। 2031 में वेरिटास ऑर्बिटर और एनविजन लॉन्च किया जाएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनविजन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वीनस ऑर्बिटर लॉन्च करने वाले हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर यानी NISA की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए। ICAR NISA की स्थापना 1924 में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स के रूप में रांची, झारखंड में की गई थी। 2022 में इसका नाम बदलकर ICAR NISA कर दिया गया था। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खबर की शुरुआत में सेकेंडरी एग्रीकल्चर के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सेकेंडरी एग्रीकल्चर में प्राथमिक कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के साथ साथ मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि पर्यटन जैसी अन्य कृषि संबंधी गतिविधियां शामिल है। यह उन सभी पद्धतियों या प्रक्रियाओं को व्यक्त करती है जो कृषि उपज, अवशेषों और उपोत्पादों को फार्मास्यूटिकल, औद्योगिक, औषधीय और निर्दिष्ट खाद्य उपयोगों के लिए उच्च मूल्य वाली मदों में परिवर्तित करती है। आपको बता दें कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर एक व्यापक शब्द है जिसमें खाद्य और गैर खाद्य प्रसंस्करण दोनों शामिल है। उदाहरण के लिए अनाज से विटामिन और चावल की भूसी से तेल निकालना, गन्ने से गुड़ का उत्पादन, जैम, अचार आदि बनाने के लिए कुटीर उद्योग इत्यादि। अब समृद्धि संबंधी क्षमताओं के बारे में बात कर लेते हैं। रेडी टू ईट और फंक्शनल फूड, फल, सब्जियां आदि जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों की उपभोक्ता मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही अपरंपरागत नवीकरणीय कृषि जैव संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता है। बड़ी मात्रा में कृषि उपोत्पाद प्राप्त होते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और सेकेंडरी एग्रीकल्चर का क्या महत्व है इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला महत्व है कि ये पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय है। फसल अवशेषों और कृषि अपशिष्टों को जलाने या डंप करने की बजाय उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद है किसानों की आय। मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन जैसी गतिविधियों से बेहतर आर्थिक लाभ होता है। साथ ही मूल्य संवर्धन, उत्पादों की शेल्फ लाइफ और कुल उत्पादकता भी बढ़ती है। और अंत में है कुटीर उद्योग। कृषि या ग्रामीण व कुटीर उद्योगों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देती है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर से संबंधित चुनौतियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। कृषि अवशेषों या उपोत्पादों से सक्रिय औषधि सामग्री यानी API जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पाद बनाने वाले उद्योग अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। भारत में भूजोत का आकार छोटा होने के कारण फसल अवशेषों का संग्रह मुश्किल हो रहा है। साथ ही इसमें उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का अभाव है। इसके अलावा किसानों में कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के बारे में जागरूकता का भी अभाव है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA का सदस्य बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना से जुड़े फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर और अभिपुष्टि करके इसका संस्थापक सदस्य बन गया है। आपको बता दें कि भारत के अलावा निकारागुआ, इस्तावानी और सोमालिया भी IBCA में शामिल हो गए हैं। खबर की शुरुआत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। 2023 में भारतीय प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर भारत द्वारा IBCA की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। ये 7 प्रजातियां हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। हालांकि भारत में प्यूमा और जगुआर नहीं पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में चीता परियोजना के तहत चीतों सहित शेष सभी 5 बड़ी बिल्ली की प्रजातियां पाई जाती है। IBCA बहुराष्ट्रीय और बहु एजेंसी गठबंधन है। इसके भागीदार कई देश हैं, जैसे बड़ी बिल्ली पर्यावास वाले 95 देश, वे देश जहां बड़ी बिल्ली प्रजातियां नहीं पाई जाती है लेकिन वे इसके संरक्षण में अभिरुचि रखते हैं,
इसके अलावा संरक्षण भागीदार और संबंधित वैज्ञानिक संगठन वाले देश। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश IBCA के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी IBCA का भागीदार संगठन बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। वित्त पोषण की बात करें तो भारत ने 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन देने की घोषणा की है। IBCA के मुख्यालय की स्थापना भारत में की जाएगी। अब बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा का क्या महत्व है, ये समझ लेते हैं। पहला है कीस्टोन प्रजातियां। बड़ी बिल्ली प्रजातियां अपने पारिस्थितिकी तंत्र की कीस्टोन प्रजातियां हैं। इस रूप में ये शिकारी प्रजातियों की सुरक्षा करती है तथा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जैव विविधता के जटिल तंत्र की भी रक्षा करती है। इसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखना। ये प्रजातियां शीर्ष शिकारी प्रजाति है, जिसके कारण ये प्रजातियां शाकाहारी शिकार प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित रखती है। और अंत में है अर्थव्यवस्था में योगदान करना। इन प्रजातियों के पर्यावास के आसपास के लोगों को आजीविका प्राप्त होती है। साथ ही ये प्रजातियां पारिस्थितिकी पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। खबर के अंत में भारत में बिग कैट्स की संरक्षण स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट की स्थिति को देखें तो इसमें बाघ को एंडेंजर्ड, शेर, चीता, हिम तेंदुआ और तेंदुआ को वल्नरेबल, जगुआर को नियर थ्रेटेंड और प्यूमा को लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में सभी 5 बड़ी बिल्ली प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और 4 तथा CITES के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। अर्नस्ट एंड यंग की एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद भारत में वर्क लाइफ बैलेंस पर चिंताएं पैदा हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कार्य घंटे वाले देशों में शामिल है। खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत प्रति सप्ताह 49 या उससे अधिक घंटे कार्य करने वाले कर्मचारियों के अनुपात के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में 51% कर्मचारियों को प्रति सप्ताह 49 या उससे अधिक घंटों तक कार्य करना पड़ता है। इस मामले में केवल भूटान भारत से ऊपर है। वानुअतु, किरिबाती और माइक्रोनेशिया जैसे प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों में कर्मचारियों को प्रति सप्ताह क्रमशः औसतन 24.7, 27.3 और 30.4 घंटे ही कार्य करना पड़ता है। भारत में प्रति सप्ताह औसत कार्य घंटे लगभग 46.7 घंटे हैं। अब वर्क लाइफ बैलेंस की कमी में योगदान देने वाले कारकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला कारक है रिमोट वर्क। प्रौद्योगिकी में प्रगति और कोविड-19 महामारी ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया है। इसकी वजह से कार्य के घंटे अनिश्चित हो गए हैं। अगला कारक है पारिवारिक जिम्मेदारियों में लैंगिक पूर्वाग्रह। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी IIM अहमदाबाद के अनुसार 32% महिलाओं ने स्वीकार किया कि वे वर्क लाइफ में बैलेंस रखती है। इसके साथ ही उद्योग का ध्यान कर्मचारियों की उत्पादकता मापने की बजाय कार्य के घंटों की गिनती पर अधिक रहता है। और अंत में है अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य के घंटों में औपचारिक क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक अंतर देखा जाता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और लंबे समय तक काम करने का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है स्वास्थ्य पर प्रभाव। कार्य के घंटों में वृद्धि से स्ट्रोक और तनाव का अधिक खतरा होता है तथा इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। इसके बाद है कर्मचारियों की उत्पादकता पर प्रभाव। अधिक कार्य घंटे वाले संस्थानों को नकारात्मक बाहरी प्रभावों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कर्मचारियों का कम उत्पादकता स्तर और कार्यस्थल से कर्मचारियों की अनुपस्थिति। और अंत में सामाजिक प्रभाव। कार्यस्थल पर अधिक समय बिताने के बाद कर्मचारियों की अपने समुदाय और अन्य कार्यों जैसे सिविक वर्क में भी कम भागीदारी देखी जाती है। अब वर्क लाइफ बैलेंस के लिए उठाए जा सकने वाले कदम क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में जान लेते हैं। आइसलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की तरह प्रति सप्ताह अधिकतम 40 कार्य घंटे निर्धारित किए जा सकते हैं। कार्यस्थलों पर सेहतमंदी वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद है राइट टू डिस्कनेक्ट। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट प्रदान किया है। इसके तहत कर्मचारी कार्य घंटों के पश्चात ऑफिस या अपने बॉस के
कार्य से जुड़े कॉल या ईमेल स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। खबर के अंत में कार्यों के घंटों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का कार्य के घंटे उद्योग कन्वेंशन 1919 नियोजित व्यक्तियों के लिए कार्य घंटे एक दिन में 8 घंटे और एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 किसी भी वयस्क कर्मचारी को किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा साप्ताहिक अवकाश अधिनियम 1942 नियोजित कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान भी करता है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक PDR। इस देश की राजधानी है वियंतियाने। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने लाओ PDR में 21वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की। तो आइए इस देश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ के भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह आसियान का सदस्य है। इसके अलावा यह अफीम उत्पादक क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा भी है। सीमावर्ती देशों की बात करें तो इसके उत्तर में चीन, उत्तर पूर्व व पूर्व में वियतनाम, दक्षिण में कंबोडिया, पश्चिम में थाईलैंड और उत्तर पश्चिम में म्यांमार स्थित है। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ के पठारों में जियांगखियांग, बोलोवेंस और खम्मोआन शामिल है। यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं में अन्नामाइट रेंज, लुआंग प्रबांग रेंज आदि शामिल है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी फूबिया है। यहाँ की प्रमुख नदियों में म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पर स्थित मेकांग नदी और इसकी सहायक नदियां शामिल है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। न्याय प्रणाली की आंख और कान के रूप में साक्षी या गवाह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने WPS 2018 के क्रियान्वयन को लेकर चिंता जताई है। इसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया तथा इसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के अंतर्गत तरलता संबंधी सुधार के लिए म्यूचुअल फंड्स को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप CDS खरीदने और बेचने की अनुमति दे दी है। CDS एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है। इसके तहत निवेशक अपने क्रेडिट जोखिम को किसी अन्य निवेशक के साथ स्वैप या ऑफसेट कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवाद से विश्वास योजना 2024 VSV 2.0 को अधिसूचित किया है। इसका लक्ष्य वर्तमान में अपील के अधीन रहे आयकर संबंधी विवादों का समाधान करना है। भारत और ब्राजील ने संधारणीय विमानन ईंधन SAF के उत्पादन और उपयोग पर सहयोग करने का निर्णय लिया है। यह विमानन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए प्रमुख रूप से प्रमाणित और व्यवहार्य विकल्प है। ये एक तरल ईंधन है जिसका वर्तमान में वाणिज्यिक विमानन में उपयोग किया जाता है। इससे CO2 उत्सर्जन को 80% तक कम किया जा सकता है। सरकार ने वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण के दौरान फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट FIRA ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस शिखर सम्मेलन को भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना RAPP की तीसरी स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR इकाई ने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। ये परमाणु संयंत्र रावत भाटा में स्थित है। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेक होम राशन THR वितरित करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT 2 कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू की है। टेक होम राशन समेकित बाल विकास योजना का हिस्सा है। स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA ने पहला पर्यवेक्षण पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार इसने आंशिक रूप से काम करना आरंभ कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह निर्माणाधीन प्रक्रिया विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। SKA प्रोजेक्ट का लक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाना है। इसका अधिग्रहण क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।